उसका जो वीरत्व है, जो ब्रह्म ऊर्जा है, उसमें सबसे बड़ी बाधक है आपकी अंडरवियर। अंडरवियर नपुंसकता को बढ़ाती है। आपने कभी देखा होगा कि हमारे पूर्वज कभी भी टाइट चड्डियां नहीं पहनते थे। लंगोट पे भी चर्चा करूंगा मैं कि लंगोट किन लोगों के लिए उपयोगी है और किन के लिए उपयोगी नहीं है। आपका जो गुप्तांग है, गुप्तांग में से अंडकोश जो होता है वो हमेशा बाहर क्यों रहता है? इस पर कोई अपना विचार जरूर रखें कि जो हमारे अंडकोश हैं वो हमेशा बाहर क्यों प्रकृति ने रखा? अंदर रख सकते थे अंडकोश को, बाहर ही क्यों रखा? इस पर अपने अपने उत्तर दें मुझे कि अंडकोश को बाहर क्यों रखा गया, अंदर क्यों नहीं रखा गया? ये इसमें मेन यह कारण है। आज के जो पुरुष हैं उनको बच्चे नहीं होते हैं, उनमें मेन कारण है अंडकोश का। सदानंद जी, आप तो कोर्स कर रहे हैं पंचगव्य का, आप बताएं कि गुप्तांगों में, पुरुष गुप्तांग में से अंडकोश को ईश्वर ने बाहर क्यों रखा, इस पार्ट को अपने उत्तर दें। मुकुंद राव जी पूछ रहे हैं कि वीर्य पतन ना हो इसके लिए क्या उपाय है? मैंने आपको पहले ही बताया है कि वीर्य पतन ना हो इसके लिए आप अपने अंतःमनकरण में ऐसे विचारों का बिल्कुल समावेश न करें। ऐसे वीडियो को मत देखें, ऐसे ग्रंथों को मत पढ़ें जिससे मन में काम वासना जागृत हो। जब ये विचार आपके मन में होते हैं तो भविष्य में जब आप अगर ऐसे जब आप मन में ऐसे विचार जब पैदा करते हैं तो वीर्य का स्खलन हो जाता है। भले आप उस वीर्य को ना निकालें, पर वो वीर्य, ब्रह्म ऊर्जा वीर्य में कन्वर्ट हो चुकी होती है। जब आप निद्रा में जाते हैं तो वह जो ब्रह्म ऊर्जा वीर्य में कन्वर्ट हुई है वो शीघ्र पतन या स्वप्न दोष के रूप में बाहर हो जाता है। तो अपने भविष्य में इन सब ग्रंथों से, ऐसे चलचित्रों से, ऐसे विचारों से दूर रखें। और कुछ आहार भी हैं जो इन सबको बढ़ाती हैं, तो इनका नित्य सेवन करें, ऐसे आहारों का जो ब्रह्म ऊर्जा में सहायक हो। मैंने पूरा तरह से आपको बताया है कि नित्य गाय साधना करें, पंचमहाभूत की पूजा, मेडिटेशन, ध्यान लगाएं, तो ये इसमें बहुत बड़ा सहायक होगा। कृपया अपने अपने सभी विचार दें कि जो अंडकोश है उसको प्रकृति ने बाहर क्यों रखा है। बिल्कुल ऐसे बहुत से व्यक्ति मिलेंगे जो तन, मन और विचारों से बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। धीरे धीरे होता है गौरी शंकर जी, ये जो परिस्थितियां हैं ये स्टेप बाय स्टेप ली जाती हैं। सर्वप्रथम अपने मन को पहले तैयार करना पड़ता है, विचारों को। अपने मन में ऐसे विचारों को ना आने दें जिससे इस तरह के विचार पैदा हों। तो सबसे पहले सोशल मीडिया में इस तरह के दृश्यों से दूर रहें, ऐसे चलचित्रों से दूर रहें, ऐसे जो ग्रंथ हैं जो काम वासना पैदा करते हैं, इन ग्रंथों से दूर रहें। ग्रंथ नहीं कह सकते, ऐसी पुस्तकों से दूर रहें। और जब ये विचार आपके अंतःमनकरण में नहीं होंगे और नित्य जब आप साधना करेंगे तो आपकी जो ब्रह्म ऊर्जा है वो ब्रह्म ऊर्जा के रूप में ही रहेगी, उसका कन्वर्जन वीर्य में नहीं होगा। और यही ब्रह्म ऊर्जा जब ब्रह्म ऊर्जा के रूप में मूलाधार चक्र के पास जाती है तभी आप ज्ञान के चक्षुओं को खोल सकते हैं। पर अगर यही ब्रह्म ऊर्जा वीर्य के रूप में अगर यह कन्वर्ट हो गए तो यह ऊर्जा मूलाधार का जो संग्रहण है, मूलाधार क्या है? मूलाधार एक तरह से
ब्रह्म ऊर्जा को यू टर्न करके पीयूष ग्रंथि में पहुंचा देता है, जिससे ज्ञान के चक्षु खुलते हैं। तो वीर्य का पतन न हो, इसके लिए विचारों को शुद्ध करिए सर्वप्रथम। तो मेरा आप लोगों से प्रश्न ये था कि जो पुरुष का गुप्तांग होता है उसमें से अंडकोश को बाहर क्यों रखा ईश्वर ने, प्रकृति ने? जब इस मनुष्य जीवन का निर्माण किया, इस शरीर को बनाया, तो मेन अंडकोश को बाहर क्यों रखा? आज की आधुनिक विज्ञान क्या कहता है और हमारा शास्त्र क्या कहता है, इस पर अपनी अपनी राय जरूर रखें। मुझे भी तो पता चले कि आप लोगों को जो गवर्नमेंट आज के समय पे जो सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, कितना लोग इससे अवेयर हैं? क्या सेक्स एजुकेशन के नाम पे केवल कंडोम तक सीमित है कि और कुछ भी जानते हैं लोग? कि कंडोम को बेचने के लिए ही केवल सेक्स एजुकेशन के तौर पे कंडोम को ही प्रचारित किया जाता है कि और कोई भी जानकारी है इस विषय को लेके आपको? तो अपने उत्तर जरूर दें। दोनों तरफ से इंटरेक्शन होगा तभी आनंद आएगा। काफ़ी लंबा समय हो गया है, तो अपने उत्तर ज़रूर दें। सभी लोग जो लाइव हैं, मैं सभी से आशा करता हूं कि अपने उत्तर ज़रूर दें इस विषय को लेकर। ये एक विज्ञान का विषय है, इसे आप उस दृष्टि से मत देखिए कि आप ये क्या फालतू इस विषय पे बात कर रहे हैं। भारत देश में ये फालतू विषय नहीं है, हमेशा सदियों से इसको शास्त्रों में और गुरुकुलों में पढ़ाया जा रहा है। आज के समय पे उसको इतनी घटिया दृष्टि से उसे लोग देखने लगे इस विषय को। इसमें काफ़ी हीन भावना आ जाती, लोगों में मन में संकोच होता है इस विषय को लेकर बात करने पे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अपने उत्तर ज़रूर दीजिए मुझे, आपके उत्तरों की प्रतीक्षा है मुझे। तो वही जांघियाँ पहनते थे संजय सिंह जी बचपन में, तो क्यों पहनते थे? अंडरवियर क्यों नहीं पहनी? टाइट चड्डियाँ जो आती हैं वो क्यों नहीं पहनते थे? और जो गुप्तांग में अंडकोश है उसको बाहर प्रकृति ने क्यों बनाकर भेजा, क्यों रखा? अंदर क्यों नहीं अंडकोश को लिया? उस पर भी तो उत्तर दीजिए। मानव शरीर की जब संरचना पढ़ी होगी आपने, अगर किसी व्यक्ति ने, तो उसमें अंडकोश को बाहर क्यों रखा गया? आधुनिक विज्ञान उसको उसका क्या उत्तर देता है कि अंडकोश बाहर रहेगा तो उससे क्या बेनिफिट हैं, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हैं? इस पर मैं आपसे प्रश्न पूछा। अंशुल गुप्ता जी कह रहे हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस के लिए कह रहे हैं, वो डिग्री डिफरेंस रहे, मतलब टेम्परेचर डिग्री डिफरेंस। आधुनिक विज्ञान यही कहता है कि बॉडी टेम्परेचर और जो आपका अंडकोश है इसके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसमें अंडरवियर मेन बाधा है। अंशुल गुप्ता जी कह रहे हैं 4 डिग्री का अंतर होना चाहिए। जब आप अंडरवियर टाइट वाली पहनते हैं तो आपका अंडकोश शरीर के संपर्क में आता है, बॉडी के संपर्क में, जिससे अंडकोश का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस कम नहीं होता है। मतलब बॉडी का टेम्परेचर और अंडकोश के टेम्परेचर में कम से कम 4 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब अंडकोश का जो रीजन है वो कूल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। अंडकोश जो है वो ठंडा होना चाहिए। ठीक, जब हम टाइट चड्डी पहनते हैं, टाइट अंडरवियर पहनते हैं, जिसके कारण हमारे जो अंडकोश का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन नहीं रहता है, जिसके कारण विकृति पैदा होती है। आप बचपन से देखते होंगे, जो बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, उनमें हम हगीज का उपयोग करते हैं।
बचपन से ही हम हगीज पहना पहना के बच्चे के जो अंडकोश और उसके बॉडी के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए था उसको हम ख़त्म कर देते हैं। हमारी जो महिलाएं होती थी, माताएं, वो हमेशा सूती कपड़ा क्यों उपयोग करती थी, ढीला ढाला। वो भी हगीज पहना के, टाइट पहना के रख सकती थी, जिससे बच्चा उसी में हगता रहे, मूतता रहे। पर वो जानती थी इसका विज्ञान कि इसके दुष्परिणाम आने वाले भविष्य में बच्चे को भुगतने पड़ेंगे। तो आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को कभी भी हगीज न पहनाएं, नहीं निकट भविष्य में उन्हें इससे रिलेटेड डिसऑर्डर जरूर होंगे। आने वाले भविष्य में बच्चों के निर्माण में बाधक हो जाएंगे वो पैदा होने में, और इससे रिलेटेड जितने डिसऑर्डर वो उन्हें होंगे। आज क्यों इतने ये डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं? क्योंकि हगीज का प्रचलन बढ़ रहा है। तो हगीज का मेन रोल है इस क्षेत्र में कि भारत के जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको भविष्य में कैसे नपुंसक बनाया जाए। जब ये नपुंसक हो जाएंगे, आपने देखा होगा ना, बिल गेट्स क्या बोलता है कि पूरी दुनिया की हमें पॉपुलेशन कम करना है। तो कैसे करेंगे? एक ये भी माध्यम है कि आने वाले भविष्य में ऐसे बच्चों को निरंतर हगीज पहना पहना के ही नपुंसक बचपन से बना दिया जाए। दूसरा, नमक के नाम पे, आयोडीन युक्त नमक के नाम से नपुंसक बनाया जा रहा है। हगीज हो गया उसमें मेन रोल है, अंडरवियर उसमें मेन रोल है। क्यों आजकल शरीर से बलिष्ठ पुरुष आपने देखते होंगे पर वो बच्चे नहीं पैदा कर पाते? क्यों भारत देश की सर्वेक्षण रिपोर्ट कहती है कि 30% पुरुष ऐसे हैं, 25 से 30% जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते? उसमें मेन कारण है अंडरवियर, हगीज, आयोडीन युक्त नमक और भी फर्टिलाइज़र युक्त जो खाद्यान्न है वो खाते हैं, वो तो है ही है। उसमें शराब वराब ये सब इंक्लूडिंग। पर बचपन से ही हमारे जीवन में ऐसी वस्तुओं का समावेश करा दिया है जिससे बच्चा ही पहले से ही अनफर्टाइल हो जाए। जांघियां पहनिए पर ढीली होनी चाहिए। दूसरा, एक तो आधुनिक विज्ञान कहता है कि 4 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए, और दूसरा एक कारण है अंडकोश के बाहर रखने का। उसको मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक तालाब है, तालाब में मछलियाँ भी होंगी कि बिल्कुल नहीं होंगी, और तालाब जिस वातावरण में है वो एक वातावरण होगा। मान लीजिए कि तालाब का पानी खराब हो गया, पानी खराब हो गया है, या जो तालाब में उपस्थित जो, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो तालाब है, तालाब की जो मछलियां हैं वो निरंतर मर रही हैं। तो इन तालाब में उपस्थित जो मछलियां हैं वो क्यों मर रही हैं? इसमें से क्या क्या कारण हो सकते हैं? आप उत्तर दीजिए। कि आपके पास में, आपके क्षेत्र में एक तालाब है, वहाँ कुछ जलीय जंतु रहते हैं, जैसे मछलियाँ और भी जलीय जंतु हैं, वो निरंतर वो मर रहे हैं। तो उनमें से क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं कि वो जीव मर रहे हैं? उनमें से क्या क्या कारण हो सकता है? अपने उत्तर जरूर दें। सभी लोग जो लाइव हैं वो अपने उत्तर दें कि तालाब में उपस्थित जो जीव जंतु हैं वो निरंतर मर रहे हैं, तो उनमें से क्या क्या कारण हो सकता है कि वो जीव जंतु मर रहे हैं जो जलीय हैं? कृपया उत्तर दें सभी। मुकुंद राव जी, संजय जी, अंशुल जी, सभी, संजय जी, प्रदीप कुमार प्रजापति जी, अभिजीत जी, सभी उत्तर दें। दोनों तरफ से इंट्रैक्शन होगा तभी तो आनंद आएगा। बबलू, उदिन जी, पी सिंह जी, निधि जी, सभी उत्तर दें कि
वो जो मछलियां हैं, जो जीव हैं, वो मर रहे हैं निरंतर, किस कारण से मर रहे होंगे, उनमें क्या क्या फैक्टर्स होंगे कि जिनके कारण वो मर रहे हैं। आप लोग उत्तर दें, फिर मैं बताऊंगा, अपना भी विचार रखूंगा। अभी तक उत्तर नहीं आया कोई? अंशुल गुप्ता जी बोलते हैं प्रदूषण का। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। एक ये भी फैक्टर हो सकता है, और कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? इनमें से प्रदूषण मेन है, वो भी एक फैक्टर है। और क्या हो सकता है खराब? गौरी शंकर जी बोल रहे हैं पानी में विषैले पदार्थों का घुल जाना। बिल्कुल सही उत्तर, मुझे आशा थी इन्हीं उत्तरों की। तो तालाब में उपस्थित जो मछलियां हैं वो निरंतर समाप्त हो रही हैं, किन कारणों से? पानी उनके रहने लायक नहीं बचा। एक उत्तर निधि सिन्हा ने भी बोला, विषैले पदार्थों का समावेश हो गया। तो एक हो गया प्रदूषण। प्रदूषण मतलब उनके आसपास का वातावरण शुद्ध नहीं है। वातावरण मतलब जिस तालाब जिस वातावरण में है वह वातावरण प्रदूषित हो गया, एक ये फैक्टर हो गया। और दूसरा, जिस पानी में जिस जल में वो मछलियां हैं, रह रही हैं, निवास कर रही हैं, वो पानी प्रदूषित हो गया या विषैला हो गया है किसी कारण से। अब इसी को मैं को रिलेट करूंगा आज के आपके वीर्य से। वीर्य क्या है? वीर्य एक हो गया स्पर्म काउंट और एक हो गया स्पर्म। तो जो वीर्य है, वीर्य में क्या है? लिक्विड के रूप में जल है और स्पर्म काउंट है। जो स्पर्म काउंट है उसको मैं मछली की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, और जो आपका स्पर्म है वो जल की तरह है, जिसे हम सप्त धातु बोलते हैं। जो सातवीं धातु जो बनती है शरीर में, वह लिक्विड के फॉर्म में बनती है, पर उसमें स्पर्म काउंट नहीं होता है, वो केवल सप्त धातु शरीर में उपस्थित होती है। जब हमारे मन में संभोग की, सहवास की विचार आता है, तब आपके पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन्स रिलीज होता है, और वह हार्मोन्स आपके अंडकोश में इतनी स्पीड से वर्क करता है, विद इन मतलब सेकेंड्स के बहुत ही कम हिस्से पे इतनी फास्ट उसका कार्य होता है कि वो तुरंत सप्त ऊर्जाओं को रिलीज करते हुए अंडकोश के माध्यम से वो स्पर्म को रिलीज कर देता है, स्पर्म काउंट को। मतलब विद इन सेकेंड वीर्य का निर्माण होता है। वीर्य जो है आपका हमेशा अंडकोश में भरा हुआ नहीं होता है। अब अंडकोश इतना छोटा सा पार्ट है, कितना वीर्य संचित कर लेंगे? वीर्य कभी संचित नहीं होता है। वीर्य ब्रह्म ऊर्जा के रूप में शरीर में विद्यमान होता है। जैसे ही काम वासना का विचार आपके मन में आता है, वह वीर जो ब्रह्म ऊर्जा है इंस्टेंट कन्वर्ट होती है वीर्य में। अंडकोश को आप चीर फाड़ के देख लीजिए, उसमें स्पर्म काउंट आप कहीं नहीं मिलेगा। वो आपके सिक्रीशन की वजह से होता है। पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो जब वो सिग्नल वहाँ पहुँचता है, तब वो जो शुक्राणु हैं तब वहाँ तैयार होते हैं। अब इसी को कोरिलेट मैंने किया तालाब से, तो स्पर्म काउंट क्या है? मछली है, और जो आपका वीर्य है, जो आपका शुक्राणु है, वो मछली है, और वीर्य क्या है? वो आपका जल के रूप में है। सप्त धातु क्या है? जल के रूप में। तो आने वाले भविष्य में जो माता पिता, खासकर पुरुष, जो बच्चों को जन्म नहीं दे पाते हैं, उनमें दो कमियां होती हैं। या तो जो सातवीं धातु जल के रूप में है उसमें खराबी है, या आपके शुक्राणुओं में कमी है। अब ये सप्त धातु जो जल है उसमें कुछ खराबी हो सकती है, मतलब विषैले तत्वों का निर्माण हो गया,
उसमें, या जो आपके शुक्राणु हैं मतलब मछली की तरह है उनमें कमी आए। तो जो शुक्राणुओं में जो कमी आए वो कमी किन किन कारणों से हो सकती है? या तो जो सप्त धातु है जो जल के रूप में है आपके उसमें शरीर में वो खराब है, या उसके और जो शुक्राणु जिस वातावरण में पड़ रहा है वो वहाँ का वातावरण खराब हो। इसको कोरिलेट करिए उसी तालाब के एग्जाम्पल्स उदाहरण से। क्या आप लोग मुझे समझ पा रहे हैं कि कैसे मैं कोरिलेट करना चाहता हूँ? कि जो तालाब में उपस्थित मछलियाँ हैं वो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो शुक्राणु के रूप में है, और जो वो तालाब में जल है वो सप्त धातु है हमारे। अगर शुक्राणु कम हो रहे हैं आपके वीर्य में से तो क्या कारण हो सकता है? या तो सप्त धातु में खराबी है या अंडकोश के आसपास का वातावरण खराब है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मुझसे? अपना उत्तर जरूर दें। इतना आपको समझ में आ गया बिल्कुल कि नहीं? तो जो अंडकोश है, अंडकोश में शुक्राणुओं की कमी हो रही है, वीर्य में शुक्राणुओं की कमी हो गई है, उसमें मेन रोल है सप्त धातु में से जो ऊर्जा है, सप्त धातु जो अंतिम ऊर्जा है जल के रूप में, लिक्विड के रूप में, उसमें कोई कमी, या अंडकोश के आसपास का वातावरण में खराबी हो जाना। हमारा आयुर्वेद बोलता है कि जो अंडकोश का जो भूगोल है, जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसका इन्वायरमेंट भूगोल ऐसा होना चाहिए कि आपका जो अंडकोश है वो हमेशा हिलते और डुलते रहना चाहिए, हिलते और डुलते रहना चाहिए, फ्री फ्लो हिलते रहना चाहिए। जब आप टाइट हगीज और अंडरवेयर पहनते हैं तो आपका जो अंडकोश है वो हिलता और डुलता नहीं है। जब यह हिलेगा और डुलेगा नहीं तो अंडकोश के आसपास का वातावरण खराब हो जाएगा, जिसके कारण जल में विकृति आएगी और शुक्राणुओं में कमी आएगी। पर हमारे पूर्वज टाइट अंडरवेयर नहीं पहनते थे। क्या पहनते थे? नेकड़ पहनते थे, जांघियाँ पहनते थे ढीले ढाले, जिसमें से जो अंडकोश होता था वह निरंतर हिलते और डुलते रहता था, उसका भूगोल खराब नहीं होता था, जिसके कारण उनका जो भूगोल नहीं खराब हुआ, जिसके कारण जल में विकृति नहीं आती थी और ना ही शुक्राणुओं में कमी आती थी। तो मेन कारण है हमारे अंडकोश का बाहर रखने का कि उसका भूगोल विकृत ना हो। भूगोल क्या है अंडकोश का? हमेशा हिलते डुलते रहना, झूलते रहना उसका। पर जैसे आप टाइट अंडरवेयर पहनते हैं अंडकोश का हिलना और डुलना बंद हो जाता है, जिसके कारण अंडकोश की आसपास का भूगोल विकृत होने के कारण आपकी सप्त धातु में विकृति और शुक्राणुओं में कमी आ जाती है, जिसके कारण आने वाले भविष्य में आप बच्चों को जन्म नहीं दे पाते। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप अंडरवियर को अवॉइड करें और नेकड़, सूती जो नेकड़ आते थे उन पर आ जाएं, और हगीज को बचपन से अवॉइड करवा दें। उनको भी बच्चों को सूती कपड़ों में रखें, ढीले ढाले कपड़ों में। तो मेन कारण ये है कि आने वाले जो हमारी जनरेशन वो नपुंसक इसलिए बन रही है टाइट चड्ढियों की वजह से, और दूसरा आयोडीन युक्त नमक की वजह से, और अंडकोश के आसपास का वातावरण खराब होने की। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? जो अभी तक मैंने आपको बताया कि मेन कारण कहाँ है। तो आज का विषय इस पे था कि कैसे हम अपने आसपास अपने अंडकोश के वातावरण को सुरक्षित रखें। तो मेन ये कारण है। कुछ जो समय बचा हुआ है आपके प्रश्नोत्तरी को लेता हूँ कि इस विषय को लेके आप में क्या जिज्ञासा है और क्या प्रश्न है वो मुझसे पूछ लीजिए। और जो लाइव हैं वो दोबारा इस वीडियो को यूट्यूब चैनल मेरा है, मैं आप यूट्यूब लिंक आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। वो यूट्यूब चैनल आप सर्च करेंगे
तो आपको ये वीडियो उसमें अवेलेबल हो जाएगा कल। जितेंद्र पांडे पंचगव्य आप सर्च करेंगे तो आपको ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इससे आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब में कल ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो सभी यूट्यूब पे भी दे सकते हैं इसको। उसकी मैं लिंक इसमें सेशन समाप्त होते ही शेयर कर दूंगा, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जितेंद्र पांडे पंचगव्य आप सर्च करेंगे यूट्यूब में और हिंदी में ही सर्च करिएगा तो आपको वो वीडियो कल अवेलेबल हो जाएगा। तो इस पे कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें इस विषय को लेके। गर्भाधान गर्भ संस्कार बहुत लंबा विषय है, पर उसमें से सबसे पहले इन मुख्य चीज़ों की सावधानी रखनी ज़रूरी है अपने जीवन में। और व्हाट्सएप में जो बंधु हैं उनको मैं यूट्यूब लिंक संजय सिंह जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि लंगोट पहनने पर विचार रखें, क्योंकि लंगोट भी पहनते हैं तो हमारा जो अंडकोश है उसका भूगोल बिगड़ता है। तो हमारे जो शास्त्रों में हैं, लंगोट पहनने के लिए 2 व्यक्तियों को ही केवल परामर्श दिया गया। ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरह से सन्यासी हैं और योगी हैं, जो गृहस्थ जीवन को नहीं अपनाया है, उनके लिए लंगोट पहनने का सुझाव दिया गया है। दूसरा उन व्यक्तियों को दिया गया है जो पहलवानी करते हैं, और पहलवानों को केवल पहलवानी करते समय और कसरत करते समय ही केवल लंगोट पहनने के लिए परामर्श दिया गया है, बाकी समय नहीं बोला गया। वो आज के जो पहलवानी करने वाले योद्धा हैं वो निरंतर पहने रहते हैं, वो बात अलग है। मैं शास्त्रों के अनुसार आपको बता रहा हूँ कि लंगोट पहनने का परामर्श सुझाव किन किन व्यक्तियों को दिया गया। एक उन व्यक्तियों को जो सन्यासी और योगी हों, और दूसरा पहलवानों को कि जब वो पहलवानी करें या जब अपनी अखाड़े में पहलवानी की कसरत करें, बाकी समय नहीं बोला गया। अब सन्यासी और योगियों को लंगोट क्यों पहनने के लिए बोला गया? क्योंकि उन्हें गृहस्थ जीवन में जीना नहीं है। जब वो लंगोट पहनेंगे सन्यासी और योगी व्यक्ति, तो उनके अंडकोश का भूगोल खराब हो जाएगा, जिसके कारण शुक्राणुओं की संख्या में कमी हो जाएगी, शुक्राणुओं में बहुत कमी होगी, जिसके कारण निकट भविष्य में अगर वो किसी स्त्री के साथ सहवास की क्रिया भी भूल चूक कर दें तो बच्चे का जन्म ना हो। तो उसमें से मेन कारण ये था कि बच्चे जन्म ना लें। दूसरा, जो लंगोट पहनने की परंपरा पहलवानों को कही गई है, वो केवल एक्सरसाइज और पहलवानी करते समय, बाकी समय नहीं किया गया। तो ये मेन कारण है कि लंगोट किसे पहनना चाहिए। पर आज के समय पे लंगोट सभी पहनते हैं, वो खराब है। लंगोट पहनने के लिए केवल 2 ही व्यक्तियों को कहा गया है, ऐसे समूहों के व्यक्तियों को जो सन्यासी या योगी हों और पहलवानी करते समय या एक्सरसाइज करते समय। गौरी शंकर जी का प्रश्न है, नपुंसकता की कमी को किस तरह दूर किया जा सकता है? तो इन कारणों को आप दूर कर दीजिए गौरी शंकर जी, जो मेन कारण है ये, और अपने आहार में बदलाव लाइए। आयोडीन युक्त नमक का सेवन नहीं करना, नित्य पंचगव्य गाय के दूध और घृत का सेवन करें आप, और नंदी अर्क और नंदी घनवटी सहजन युक्त जो नंदी घनवटी है वो बहुत ही अच्छी औषधि है नपुंसकता के लिए। साथ ही साथ जो ड्रामिस्टिक है, जो हमारा सहजन मोरिंगा है, इसका नित्य अपने जीवन में भोजन में उपयोग करें। और कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें। और पिछले जो वीडियो मैंने अभी तक लाइव सेशन लिए हैं वो सभी यूट्यूब चैनल्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगे।
तो आज का विषय ये था, इस विषय को लेके कि आने वाले भविष्य में हम किस तरह की भावी पीढ़ियों को जन्म दें और हम किन किन विशेष सावधानियों को रखें। अभी ये विषय बहुत लंबा है। अभी तो मैंने प्री प्लानिंग के विषय में आपको बताया। अभी जब गर्भाधारण हो जाएगा तो उनमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखता पड़ता है, वो बहुत लंबा विषय है। हर महीने में किन आहारों को लेना है, किस महीने में क्या खाना है, किस महीने में क्या नहीं खाना है। पति पत्नी का जब मन है कुछ खाने का तो उसके मन के अनुरूप करना है कि उसके मन के विरुद्ध करना है। ये बहुत लंबा विषय है। डिलीवरी के समय पे क्या करना है, डिलीवरी के बाद किन किन विशेष सावधानियों को रखना है, कौन कौन से संस्कारों को करवाना है बच्चा पैदा होने के बाद, बच्चे जब पैदा हो गए तो क्या क्या सावधानी रखनी है, किन से दूर रखना है, किन से दूर नहीं रखना है, किन किन आहारों का समावेश होना चाहिए महिला के उसमें। ये बहुत लंबा विषय है और ये चिकित्सा का विषय है जो हम कोर्स के दौरान पढ़ाते हैं, जिसमें गर्भाधान और गर्भ संस्कार महिलाओं के लिए विशेष टॉपिक है ये, कि जो महिलाएं इस पे स्पेशल कोर्स भी हमने चालू किया हुआ है इंटीग्रेटेड पंचगव्य थेरेपी के नाम से, जिसमें इसमें महिलाओं को ही केवल प्रवेश दिया जाता है कि इस कोर्स में कि पूरा गर्भाधान से पहले से लेके और बच्चा जब तक 5 साल का नहीं हो जाता है तब तक उसके खाने पीने की उसमें क्या क्या सावधानी है, इसके लालन पालन के लिए विशेष कोर्स निकाला गया है। जो ऐसी महिलाएं जो बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट हो। तो गर्भाधान और गर्भ संस्कार का जो विषय है वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और अंकुर अरोरा जी का प्रश्न है, देसी गाय का घी कहाँ से खरीद सकते हैं। देखिए अंकुर अरोरा जी, देसी गाय का घी आप बाज़ार का बिल्कुल ना खरीदें, आपसे मेरे विनम्र अनुरोध है, क्योंकि बाज़ार में उपलब्ध जितना घी भी है आपको नकली ही मिलेगा, ब्रांडेड। आपको मैं देसी घी, अगर आपके पास दूध उपलब्ध हो तो मैं आपको उसकी प्रक्रिया बता देता हूँ, या फिर आप मुझे संपर्क करेंगे तो मैं आपको गाय का घी उपलब्ध करवा दूंगा, देसी गाय का। जो देसी गाय के घी की विधि है, सर्वप्रथम गाय देसी गाय का होना चाहिए। अगर संभव हो सके तो मिट्टी के पात्र में अगर दूध को गर्म कर लें धीमी आंच में, कंडे में, या गैस में भी किया जा सकता है मिट्टी के पात्र में। फिर उसको रात्रि में उस दूध में आप दही या मठा डाल के जामन डाल दें। ब्रह्म मुहूर्त में अगर संभव हो, सर्वोत्तम है, उसमें मंथन की क्रिया करिए और ऐसी मथनी का उपयोग करिए अंकुर अरोरा जी जो दोनों तरफ घूमती हो, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, जिससे दही में मौजूद जो प्रोटॉन्स के पार्टिकल है वो आपस में टकरा के एक ब्रह्म ऊर्जा का निर्माण करें, जिसे हम मक्खन कहते हैं। इस मक्खन को आप धीमी आंच में पका लें और इससे जो घृत का निर्माण होगा यही शुद्ध वैदिक मथनी देसी घृत है। इस घृत का आप नित्य सेवन करेंगे तो आपके शुक्राणु की संख्या में निरंतर वृद्धि होगी। साथ में दूध के साथ लेंगे तो और तेजी से होगा। तो ये विधि है देसी गाय के घी बनाने की, पर बाजार में जितने उपलब्ध घी हैं उनमें ये प्रक्रिया बिल्कुल नहीं पालन की जाती है। गौरी शंकर जी का प्रश्न है कि मेरे पड़ोस में एक भाई हैं, 8 साल से ज़्यादा हो गई, शादी को जांच सभी प्रकार की सही पर फिर भी बच्चे नहीं, किस डॉक्टर से परामर्श। गौरी शंकर जी, उनकी रिपोर्ट मुझको भेज दीजिए, आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं व्हाट्सअप नंबर देता हूँ और उनको पंचगव्य की कुछ औषधियों पे मैं रखूँगा और उनको बोलिए कि मुझे पर्सनल कॉल करें, तो मैं उनको उनकी दिनचर्या क्या है, उनका आहार क्या है, वो पूरा देखने के बाद एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचूंगा कि किन औषधियों को उनकी आवश्यकता है और किस आहार उनको लेना चाहिए अपने दैनिक जीवन में, जिसके कारण मुझे लगता है कि 4 से 5 महीने के बाद संभवतः उनको इस दिक्कत से निजात मिल जाएगा। एक लीटर देसी गाय के दूध में 1 लीटर जर्सी का दूध मिलाया गया हो तो किसकी गुणवत्ता बचेगी। देखिए, जर्सी गाय का दूध मिक्स ना करें,
अगर इसी तरह का मिक्स दूध अगर आपको उपयोग में लेना है तो पैकेट वाला दूध मार्केट में अमूल के नाम से संजय सिंह जी उपलब्ध है, आप उपयोग कर सकते हैं। पर मैं यही परामर्श दूंगा कि आप जर्सी गाय का दूध ना ही उपयोग करें तो अच्छा है। देखिए, दो को मिक्स करने के बाद किसकी गुणवत्ता बचेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि अमृत में आप जहर डालेंगे तो किसकी गुणवत्ता बचेगी। ये कहना, ये प्रश्न करना ही एक तरह से आपका यह तो मूर्खतापूर्ण प्रश्न हो गया संजय सिंह जी, कि 1 लीटर देसी गाय में अमृत में जहर डालने की जैसी आप चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, बिल्कुल आपसे मेरा अनुरोध है। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो देसी गाय का ही दूध उपयोग करें, जर्सी का ना करें। देखिए, ये अभी एक वीडियो है, ये मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, आप सुन लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको अगर कोई प्रश्न हो, देखिए ये जो विषय है ये पूरा कोर्स का विषय है। मैं आपको केवल ऊपर ऊपर और छोटी छोटी मुख्य जो बातें हैं वो बताई हैं। इस पे आपको रिसर्च करना है, इस पे आपको अपने फील्ड पे वर्क करना है, तो वो केवल आपका कोर्स का विषय है। उस पर डिटेल में नहीं बता सकता मैं आपको कोर्स ही ज्वाइन करना पड़ेगा उसके लिए। पर एक मुख्य बात है कि जनरल बातें जो पूरे व्यक्तियों तक पहुंचनी चाहिए कि आज जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम जो हो रहा है, जो नपुंसकता की शिकायतें हो रही हैं, उसमें मेन कॉज क्या है, मेन कारण क्या है, उसको हमें इन समाज से इन कारणों को हटा देना है। और उसके बाद कोई दिक्कतें आती हैं तो हम जैसे लोग बैठे हुए हैं। ओ गुलशन वत्स जी, कैसे हैं? जय गौ माता। अहो भाग्य हमारा कि आज लाइव आप आए। जय गौ माता गुलशन वत्स जी। तो आज का विषय था कि गर्भाधान में विशेष किन किन चीज़ों का सावधानी रखनी है, किन किन आहारों का समावेश करना है। और आज की जो एजुकेशन में हमें हगीज और इन अंडरवेयर जैसे आधुनिक विज्ञान के नाम पे हमें अवेयर किया जाता है, वो कितना हानिकारक है, इस विषय को लेके मेरा आज का सेशन था। और कोई प्रश्न हो पूछें, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, 4 बजे से सेशन शुरू हुआ था, 1 घंटा हो गया है। तो कोई प्रश्न हो पूछें, नहीं तो फिर आज फिनिश करते हैं आज का सेशन। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं आ रहे हैं सभी को। अभिनव सक्सेना जी, क्या हम पंचगव्य और दैनिक जीवन और साथी से साथ आयुर्वेद आदि विषयों को हम सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं अभिनव सक्सेना जी। सीखने के लिए आपको कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या आप निरंतर कुछ ग्रंथों का भी दैनिक जीवन में आप उनका अध्ययन करेंगे तो ज़रूर इससे आप सीख सकते हैं, या कोर्स ज्वाइन भी कर सकते हैं आप। कल का समय और विषय बता दें। देखिए, विषय मैं अपने अनुरूप चुनता हूँ, जो मुझे ठीक लगता है, तो विषय तो नहीं बता पाऊँगा, पर कल का विषय भी शाम को 4 बजे ही रखेंगे, अच्छा रहेगा। क्योंकि भोजन के उपरांत बोलना आप लोगों को भी सुनना कष्टदायक होता है, मुझे बोलना भी कष्टदायक होता है। क्योंकि भोजन के उपरांत कम से कम 40 मिनट से 48 मिनट तक की नींद लेता हूँ, जिससे मुझे आज के एक्चुअल में क्या हुआ कि मैं खाना खाने के बाद सो गया, जिससे मेरी नींद लग गई। और नींद लगी तो फिर मैं सीधे उठा 2:54 पे, तो इसके कारण मैं सेशन नहीं ले पाया था। इसलिए मुझे भी सोता हूँ मैं 40 से 45 मिनट, और 1 घंटे की नींद मैं ज़रूर लेता हूँ दोपहर में, मेरा डेली रूटीन है। और लाइव सेशन 2 बजे के कारण मेरे इसमें बहुत व्यवधान आ रहा था, इसलिए मैं इस सेशन को पोस्टपोन करके 2 घंटे एक्सटेंड कर दिया था। इसलिए कल का समय भी 4 बजे ही रखेंगे, 2 बजे नहीं होगा। ठीक है, तभी तक के लिए सभी को जय गौ माता, जय गोपाल।